नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका द राइजिंग फार्मासिस्ट चैनल पर। मैं हूं विप्लेश और इस चैनल पर आपको डी फार्मा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी, हिंदी नोट्स और एग्ज़ाम टिप्स मिलते रहेंगे। अगर आप डी फार्मा या फार्मेसी से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी, जो कि है इथिक्स एंड लॉ सब्जेक्ट से डी फार्मा सेकेंड ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो चैप्टर पहला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो इसको हम देखते हैं, कानून के समान सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ। कानून शासन, कानून का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। कानून क्या होता है? कानून सभी नागरिकों के लिए समान होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विधायक हो या तो आम जनता हो, उसके लिए कानून एकदम बराबर, जैसा कि आम जनता वैसे ही सरकारी व्यक्ति का। मतलब कानून किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं होता, सबके लिए ही वही रूल फॉलो होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या सरकारी अधिकारी, कानून से ऊपर नहीं होता है। वो जो मैं बताया अभी वही सेम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर कोई डॉक्टर बिना लाइसेंस के दवाइयाँ बेचता है तो उसे कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, मिलेगी। अब सेकेंड पॉइंट आता है नेचुरल जस्टिस, यानी प्राकृतिक न्याय क्या होता है। न्याय निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा लेके, घूस लेके किसी को दबा दिया जाए, मतलब उसकी बात सुनी जाए और जो उसके पास पैसा नहीं उसकी बात ना सुनी जाए। ये ऐसा न्याय व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। ये बात भी कि कोई व्यक्ति, मतलब आम हो या सरकारी हो, अपने ही जुर्म में वो जज नहीं बन सकता। मतलब अपना फैसला खुद से नहीं कर सकता, उसके लिए उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। और सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, चाहे वो मुजरिम हो या तो आम जनता हो, उसको कानून में अपनी बात रखने का अधिकार होता है। गलत हो तो उसे कोर्ट सजा देगी, अगर नहीं गलत है तो आप बाइज्जत बरी हो जाओगे। लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, कानूनी अधिकार और कर्तव्य। मतलब जैसे कानूनी अधिकार क्या होता है और हमारा कर्तव्य क्या होता है। राइट्स, जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। मतलब हमारे राइट्स हैं कि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा सबके बराबर ही मिलनी चाहिए, ना कि हम अगर गरीब हैं तो हमको किसी से कम नहीं मिलनी चाहिए कि हमें उससे ज़्यादा दी जाए, हमें कम दी जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए लीगल राइट्स में। और ड्यूटीज़ क्या है? कानून का पालन करना। मतलब जैसे अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना हमारे लिए आवश्यक है, या तो अगर मेडिकल चला रहे हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होना ही चाहिए दवाओं के बेचने के लिए। ये होता है ड्यूटीज़। और राइट होता है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर फार्मासिस्ट को मरीज को सही दवा देने का अधिकार है, लेकिन गलत दवा ना देने की जिम्मेदारी भी है। मतलब जिम्मेदारी वो हमारा कर्तव्य है और सही दवा देने का राइट से। अब टाइप्स ऑफ लॉ, कानून कितने प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ, यानी आपराधिक कानून, दवाओं की अवैध बिक्री, नकली दवा बेचना, नशीली दवाओं की तस्करी। और सिविल लॉ क्या होता है? अनुबंध विवाद, लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया। जैसे हम फर्जी चला रहे हैं तो हमारा लाइसेंस, किसी को फर्जी हम अपना लाइसेंस दे रहे हैं तो वो फर्जी व्यक्ति है, फार्मासिस्ट नहीं है, किसी पैसा दे के ले रहा है तो वो उसको रद्द करवा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी प्रशासनिक कानून, फार्मेसी काउंसिल, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के नियम। मतलब फार्मेसी काउंसिल जो PCI होता है वो निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति फार्मासिस्ट बनने के लिए कितने चरण होते हैं, कौन सी प्रक्रिया होती है कि डी फार्म, बी फार्म उसको करना आवश्यक है, तब वो जाके ड्रग, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी मेडिकल स्टोर या इंडस्ट्री में जा सकता है। अब आते हैं हिस्ट्री पे। जो हमारे कानून की हिस्ट्री है वो क्या है, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड। जैसे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कब कब से हमारे भारत में फार्मेसी की शुरुआत हुई थी, ये देखते हैं। 1811 में मिस्टर बर्थगेट ने कोलकाता में पहली केमिस्ट शॉप खोली, जब वे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया आए थे। मतलब जो पहली बार इंडिया आए थे तभी उसने केमिस्ट शॉप खोली, वो भी कोलकाता में 1811 में। तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसे याद करने एग्जाम में आएगा ये। सेकेंड पॉइंट है स्मिथ, स्टेनस्ट्रीट एंड CO ने एक
एपोथेकेरी शॉप खोली जिसने 1918 में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। मतलब ये एक टाइप का होता है, जिसे पहले बिना लाइसेंस के हकीम वैद्य दवा देते थे, आयुर्वेदा या यूनानी, वही चीज़ है जो कि अब हमारे फार्मेसी में बदल गया है। जैसे कि अब हम मेडिकल शॉप खोलते हैं, पहले ऐसे ही चलता था। जो हकीम थे वो ऐसे ही दवा देते थे, तो ये वो चीज़ है। 1901 आचार्य पीसी राय ने कोलकाता में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जो इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। 1901 में आचार्य पीसी राय ने कोलकाता में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क की स्थापना की। मतलब कलकत्ता में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्थापना की, जो इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। मतलब वहीं से दवाएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी थी। 1903 में प्रोफेसर टी.के. गज्जर ने पारेल, मुंबई में एक स्मॉल फैक्ट्री शुरू की, जो फार्मास्यूटिकल यूनिट के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड थी। इसी समय एलेम्बिक केमिकल वर्क लिमिटेड की स्थापना बड़ौदा में हुई। मतलब टी.के. गज्जर साहब ने परेल, मुंबई में एक छोटी सी कंपनी खोली, जो फार्मास्यूटिकल यूनिट डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड थी। इसी समय एलेम्बिक केमिकल वर्क लिमिटेड की स्थापना हुई, वो भी बड़ौदा में, जो कि आज एलेम्बिक फार्मा के नाम से भी जानी जाती है। 1910 में इंडिया में टिंक्चर एंड स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, जिससे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला। मतलब आज के युग में मॉडर्न फार्मास्यूटिकल यही है कि हर टाइप से डोजिंग होने लगी, कितनी टाइप से डोज दे सकते हैं, पेरेंट्रल, ओरल, ये सब मॉडर्न है। अब आते हैं ब्रिटिश एरा, मतलब ब्रिटिश शासनकाल में क्या था क्या नहीं था वो देखते हैं। देखो 1930 ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DEC, का गठन हुआ। ड्रग इंक्वायरी कमेटी का 1930 में गठन हुआ था। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ। यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो है जैसे कि हमारी जो ड्रग है और कॉस्मेटिक्स यानी ब्यूटीफाइंग या क्रीम, जितनी भी कॉस्मेटिक्स उपलब्ध होती हैं वही होती हैं। मतलब उस पर भी कानून लागू होगा कि बिना लाइसेंस के ये लोग नहीं बेच सकते हैं, दवा हो या ब्यूटीफाइंग क्रीम हो। अब आते हैं स्वतंत्रता के बाद, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद के समय के आते हैं। 1948, मतलब 1947 में आज़ादी मिली, तो 1948 में फार्मेसी एक्ट बना। फार्मेसी एक्ट बना तो मतलब फार्मेसी एक्ट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल शॉप ओपन करता है तो उसको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या समय है, क्या टाइम है, जैसे कि डिप्लोमा या बैचलर का, डिप्लोमा 2 साल, बैचलर 4 साल का होता है, तो बिना उसके किए हम मेडिकल शॉप नहीं ओपन कर सकते। 1985 में नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू हुआ। 1985 में जो है नारकोटिक ड्रग, मतलब नारकोटिक ड्रग जैसे कि आज के टाइम पे एल्प्राजोलम, डायज़ेपाम ये आती हैं, ये सब नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। मतलब ये 1985 में ये बना एक्ट कि अगर हमें किसी व्यक्ति को ये देना है तो उसका रिकॉर्ड हमें अपने पास कम से कम 3 साल तक रखना पड़ेगा लिखित में। ये होता है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में लागू हुआ था। अब आते हैं 2013 ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO, शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, तो याद करना DPCO का फुल होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 2013 में लागू हुआ। इसका मतलब होता है कि दवाओं का मूल्य निर्धारित करना गवर्नमेंट द्वारा। ये नहीं कि कंपनी बनाती है तो आज़ादी से मनमानी से कितना भी रेट कर ले, ये नहीं, सस्ते दाम पे अच्छा इलाज हो, यही 2013 में DPCO कानून बना था। अब उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी। फार्मेसी से इम्पोर्टेंट एक्ट क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि फार्मेसी एक्ट 1948, सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब आज़ादी के बाद फार्मेसी एक्ट बना। फार्मेसी काउंसिल जो PCI की स्थापना हुई, जिसे आज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जिसे आज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये फार्मेसी PCI ये निर्धारित करता है कि फार्मासिस्ट बनने की योग्यता क्या है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन
अनिवार्य किया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप मेडिकल शॉप ओपन नहीं कर सकते हो। पीसीआई यही देखती है, जो कि सेंट्रल में होती है, ना कि स्टेट में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, ये क्या होता है? देखो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जैसे ड्रग और कॉस्मेटिक्स मतलब दवा और कॉस्मेटिक सामान जो ब्यूटीफाइंग एजेंट होता है, जैसे कि क्रीमें आती हैं जो स्किन में यूज की जाती हैं एक्सटर्नली पार्ट पे, पेरेंट्रल में, उस पे भी ये रूल बना और 1940 में बना, 1945 को लागू हुआ था। अब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की निगरानी और नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ही है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में जितनी भी कॉस्मेटिक या ड्रग बने वो नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक रहे कि फालतू फर्जी दवाएं ना बनाएं। अब आता है DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो ऊपर पढ़ चुके हैं, 2013 में आया था। आवश्यक दवाओं की कीमत पर नियंत्रण रखना, जैसे कि हर व्यक्ति की नीड होती है दवा के लिए कि कोई भी दवा बहुत महंगी ना बनाई जाए जो हमेशा ज़रूरत पड़े, जैसे कि फीवर की है पैरासीटामॉल, तो इसको इसी टाइप की बनाई गई कि ये सस्ती मिल जाए, हर गरीब से गरीब व्यक्ति एफर्ट कर सके, खरीद के ले सके कि वो स्वस्थ रहे। यही लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बना कि कंपनी अपने मन से दवा का दाम निर्धारित नहीं कर सकती बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के। तब बना DPCO, ये कानून निर्धारित करता है कि दवा की कीमत क्या रहेगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसे NPPA द्वारा लागू किया गया था, मतलब DPCO जो है वो NPPA द्वारा लागू हुआ था। अब नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं, नारकोटिक मादक पदार्थों, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक, जैसे कि आज के टाइम पे डायाजेपाम, एल्प्राजोल, ये सब दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती। अगर डॉक्टर देगा भी तो उसका 3 वर्ष तक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जैसे कि मॉर्फिन, कोकीन, हीरोइन जैसी दवाओं को नियंत्रित करना, यही सब दवाएं हैं जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में आती हैं। अब ड्रग मैजिक रेमेडीज, ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिवल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में झूठे दवा विज्ञापनों पर रोक, जैसे उदाहरण देख लो, यह दवा 3 दिन में डायबिटीज ठीक कर देगी, इस तरह के दावे अवैध हैं। तो एक टाइप का ये भी देख लो, जैसे कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि हम कैंसर इतने दिन में, आपको 3 दिन में ठीक कर देंगे। ये एडवर्टाइजमेंट कहीं भी आप नहीं सुने होंगे। और ये ज़रूर सुने होंगे कि 6 सेकंड में एसिडिटी गायब, तो ये होता है तो इसको कर देते हैं एडवर्टाइज में। अगर ये नहीं कर सकते कि हम 3 दिन में आपका कैंसर ठीक कर देंगे, एडवर्टाइज नहीं कर सकते। इसी पे प्रतिबंध लगाया गया है कि मतलब फर्जी विज्ञापन ना किया जाए कि पेशेंट के साथ धोखा हो कि आप दवा खाओ इतने दिन में आप ठीक हो जाओगे। यही चीज़ को पेशेंट से बचा, मतलब यही चीज़ को रोकने के लिए ही बना ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बना है, जो कि 1954 में बना था। अब आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी MTP। जैसे कि गर्भपात होता है, कानूनी रूप से सुरक्षित गर्भपात के लिए टाइम क्या रहता है? जैसे कि कुछ वीक तक होते हैं, जो कि शायद 12th वीक तक होते हैं, जो गर्भपात कानूनी द्वारा करवाए जा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं करवा सकते हैं। तो ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। टर्मिनेशन मतलब गर्भपात होता है, कन्फ्यूजन में न रहना, इसीलिए मैं आपको हिंदी में पूरा बता रहा हूँ। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का पंजीकरण अनिवार्य। जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवा खोलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन CMO में होना चाहिए। ये बना रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में। अब आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, जो FSSAI एक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी आप जितने भी पॉपकॉर्न देखोगे उसमें FSSAI या नमकीन देखोगे उसमें ये
ये बैच की मोहर लगी होती है। तो औषधि खाद्य पदार्थों न्यूट्रास्यूटिकल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, मतलब खाने में क्या मात्रा है क्या नहीं है, ये खाने लायक है या नहीं, ये निर्धारित करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यही देखता है कि ये ये नमकीन खाने लायक है या नहीं है। अब आते हैं रिसेंट डेवलपमेंट अमेंडमेंट इन ड्रग एंड लॉ। अमेंडमेंट मतलब अपडेट होता है, जैसे कि कोई पहले कानून बना है तो उसमें नया क्या ऐड करना है, पीछे वाला हटा के, वो होता है अमेंडमेंट्स। तो कंफ्यूज ना होना। तो पहला नंबर आता है न्यू ड्रग मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2023। ई ई फार्मेसी ऑनलाइन दवा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए। आज के युग में ई फार्मेसी बहुत है, मतलब जैसे कि आप फ्लिपकार्ट भी देख सकते हो कि ऑनलाइन दवाएं मिलती है। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए ये 2023 में बिल बना कि मेडिकल डिवाइस या कॉस्मेटिक्स के सामान ऑनलाइन मतलब फर्जी तरीके से ना बेचे जाएं। जैसे डिवाइसेस मतलब जैसे कि बीपी मशीन होती है, पल्स मशीन होती है, नेबुलाइज मशीन होती है, ये सब ई ई फार्मेसी मतलब ऑनलाइन बिकती हैं। तो ये सब नियंत्रित करने के लिए ये कॉस्मेटिक बिल 2023 बना। जैसे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता है कि पेशेंट को दवा देने से पहले हम बता दें कि ये दवा दिन में कितनी टाइम खानी है, और पानी के साथ खानी है या दूध के साथ खानी है। उसके बाद ये दवा का साइड इफ़ेक्ट ये रहेगा, अगर दवा खाने के बाद ऐसा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को ये सब समझा के देना है ताकि पेशेंट को अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो घबराए ना। अगर नहीं बताओगे तो घबराहट होगी तो वो आपके पास फिर रिटर्न आएगा। ये इसीलिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बनाया गया है कि फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि पेशेंट को दवा देने से पहले ये सब सारी जानकारी दी जाए। और दवाओं को रखनी कैसी है, बच्चों से दूर रखनी है, कहीं किस जगह पे रखनी है, गर्म वातावरण में न रखें, नहीं तो दवाएं का सेल्फ लाइफ बेकार हो जाती है। जैसे कि बैन ऑन फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन एफडीसी क्या होता है, कई अनावश्यक एफडीसी प्रबंधित किए जाएं। जैसे कि अगर दवा फ़ायदेमंद नहीं है तो उसको बैन किया जाए, या तो दवा बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्टदार है तब उसे बैन कर दिया जाए। यही है बैन ऑन फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन। जैसे कि अभी हाल फिलहाल नीमोसिलाइड बच्चों के लिए लीवर की टॉक्सिसिटी के कारण 12 साल से कम उम्र में बच्चों के लिए प्रबंधित कर दिए। मतलब जो नीमोसिलाइड सिरप था उसे 12 साल के बच्चों से कम जो है उनके लिए बैन कर दिया गया था। वो होता है बैन ऑन फिक्स्ड डोज। अब आते हैं